है जो सर। द्रव पदार्थ होते हैं वो भी दाब लगाते हैं। द्रव पदार्थ यानी तरल, तरल में दाब लगता है। हाँ लगता है, तरल में भी दाब लगता है। तुम एक गुब्बारा लो और उसको नल की टोंटी में लगा दो और टोंटी खोल दो तो क्या होगा? टोंटी में पानी भरेगा, भर जाएगा। तो टोंटी से पानी निकल के गुब्बारे में भर जाएगा। गुब्बारे में पानी भरने लगेगा तो क्या होगा? तो होगा क्या? क्षेत्रफल तुमको क्या दिखेगा? गुब्बारे में क्या परिवर्तन दिखाई देगा तुमको? जी, गुब्बारे की आकृति बढ़ती चली जा रही। गुब्बारे का आकार बढ़ जाएगा तो क्या कहोगे इसको? गुब्बारा फूल जाएगा। गुब्बारा फूल जाएगा ना, गुब्बारा फूल जाएगा। क्यों फूल गया गुब्बारा? क्यों फूल गया गुब्बारा? जी, पानी क्योंकि जो अंदर पानी भर रहा है, जो पानी भर रहा है, उस पानी ने क्या किया? गुब्बारे की जो दीवार है, गुब्बारे की जो झिल्ली है, उस पर दबाव डाला। और झिल्ली वो कैसी है? इलास्टिक है, वो खींच सकती है। वो झिल्ली रबड़ की है, खींच सकती है। तो उस दबाव की वजह से क्या हुई? वो झिल्ली खींचती चली गई और गुब्बारे का आकार बढ़ता चला गया। लेकिन अगर वही पानी तुम किसी बोतल में भरो तो क्या बोतल फैलेगी? नहीं फैलेगी, क्योंकि बोतल की जो दीवार होगी वो फैलने वाली नहीं होगी, खींचने वाली नहीं होगी, वो इलास्टिक नहीं होगी। तो इसलिए बोतल तो नहीं फूलेगी लेकिन गुब्बारा फूल जाएगा। लेकिन तो क्या बोतल में दबाव नहीं लगेगा? बोतल में भी दबाव लगेगा, लेकिन क्योंकि वहां पर वो दीवार उसकी कैसी है, वो खींच नहीं सकती, तो इसलिए तुमको दिखाई नहीं देगा कि उसमें दाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। गुब्बारे में तुमको दिखेगा कि यहाँ दाब लग रहा है, तो उस दाब लगने की वजह से, प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? गुब्बारा फूलता जा रहा है। ऐसे ही जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तब क्या होता है? तब भी वो फूलता है, तब भी वो फूलता है। इसका मतलब तरल में भी दाब होता है और गैस में भी दाब होता है। हवा क्या है? गैस है। तो गैसों को भी हम तरल कहते हैं और गैसों को भी हम तरल कहते हैं और द्रव को भी तरल कहते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? तरल। ठोस, द्रव, गैस तीन होते हैं। ठोस अलग हो गए तो बाकी दोनों बचे। ये दोनों ही तरल। तरल का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो बह सकते हो। तो गैसें भी बह सकती हैं, उड़ सकती हैं, इधर उधर बह सकती हैं। पानी भी बह सकता है, जो द्रव पदार्थ होते हैं वो भी बह सकते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? सम्मिलित रूप से तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो तरल पदार्थ का मतलब हो गया गैस भी हो गए और द्रव भी हो गया। तो चाहे गैस हो चाहे द्रव हो, दोनों ही पदार्थ जो होते हैं वो किसी भी बर्तन की सतह पर क्या करते हैं? दाब डालते हैं। यानी अगर हम इस बर्तन में पानी भर लेते हैं तो इस पानी क्या करेगा? इसकी दीवारों पर दबाव डालेगा और इधर दबाव डालेगा, इधर दबाव डालेगा। यानी ये दबाव जो होगा वो सब तरफ दाब पड़ेगा इसका। जी सर। ये पानी के कण जो होंगे सब तरफ दबाव डालेंगे, तो इसको कहेंगे हम द्रवों में दाब। हवा भरने पर जो हवा जो दबाव डालती है उसको हम कहेंगे हवा का दाब। तो जो भी तरल पदार्थ होते हैं, चाहे वो गैस हो चाहे द्रव हो, इन सब में भी दाब होता है। एक प्रयोग तुम ये भी कर सकते हो कि एक बर्तन लो, उसमें 3 छेद कर लो। ऊंचा बर्तन लो, लंबा मेल का थोड़ा, तो और इसमें 3 छेद कर लो। तीनों छेदों को उंगली से बंद कर लो पहले। फिर किसी से कहो इसमें पानी भर दे पूरा, इसको पानी से पूरा भर लो, ऊपर तक सब पानी से भर दो। तीनों छेद एक साथ छोड़ दो, खोल दो, तो क्या होगा? यहां सबसे नीचे छेद का पानी जो होगा वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। यहां के छेद का पानी जो होगा वो यहां पर गिरेगा और यहां के छेद का पानी जो होगा वो यहां पर गिरेगा। ऐसी स्थिति दिखेगी तुमको? नहीं, बताओ। जो ऊंचाई पर छेद होगा, जो ऊंचाई पर छेद होगा उसका पानी ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जो उससे नीचे वाला छेद होगा उसका पानी उसको थोड़े ज्यादा दूर जाएगा। जो सबसे नीचे छेद होगा उसका पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा। होगा ना जी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे नीचे वाले छेद की गहराई ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा? इस छेद से निकलने वाले पानी पर प्रेशर जो होगा वो, यानी दाब जो होगा वो ज्यादा होगा। इन दोनों छेदों की तुलना में इसका दाब ज्यादा होगा। यहाँ पर दाब कम होगा, यहाँ पर दाब सबसे कम होगा। तो जहां पर दाब सबसे कम होगा वहां का पानी जो है ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यहीं पर गिर जाएगा। इसका यहाँ पर इस वाले छेद का दाब जो होगा वो इससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा और ज्यादा दूर चला जाएगा। जो सबसे नीचे जो छेद बना है इसका दाब सबसे ज्यादा होगा और इसका पानी सबसे ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा। इसका मतलब यह है कि दाब जो होता है ये गहराई बढ़ने पर या ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? ये यूं कहें कि गहराई बढ़ने पर दाब जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी दाब बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे दाब कम होता जाएगा। तो हम लोग जैसे यहाँ पर हैं, जमीन पर रहते हैं, हम लोग जमीन पर रहते हैं और हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है, गैसें हैं, ठीक है ना? यानी हम लोग क्या है? हवा के समुद्र में पेंदी पर बैठे हुए हैं।
हवा के समुद्र की कहाँ है हम लोग, पेंदी पर हैं, इसीलिए हम पर हवा का दाब ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे अगर, तो क्या होगा, हमारे शरीर पर पड़ने वाला हवा का दाब जो होगा वो कम होगा, कम होता जाएगा। तो पहाड़ों पर जब जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर एयर प्रेशर कम हो जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है। तो इसीलिए वहां पर जब हवा का दबाव कम हो गया मतलब वहां पर हवा कम है, हवा कम है तो इसका मतलब वहां ऑक्सीजन कम होती है। तो इसलिए ज्यादा ऊंचाई पर पहाड़ों पर जब जाते हैं, जो पर्वतारोही लोग जाते हैं, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर हवा कम है। हवा कम होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इसलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो इसीलिए जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पर लादे रहते हैं, जिससे कि वो सांस ले सकें ढंग से। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है। तो यानी इन सब प्रयोगों से ये तो सिद्ध हो गया कि क्या है, तरल पदार्थों में भी दाब होता है, यानी तरल पदार्थ भी जो होते हैं वो दबाव डालते हैं। चाहे वो तरल पदार्थ चाहे गैस हो चाहे द्रव हो, द्रव भी दाब डालते हैं, केवल ठोस ही दबाव नहीं डालते हैं। द्रव पदार्थ भी क्या करते हैं, दाब डालते हैं। यानी तरल पदार्थों में भी, और चाहे वो द्रव हो चाहे गैस हो, सभी में दाब होता है। हाँ, सभी में दाब होता है। ठोस भी दाब डालते हैं, द्रव भी दाब डालते हैं, और गैस में भी दाब होता है, सभी में दाब होता है। उसके बाद अब आता है एक चीज, उत्प्लावन, या इसको कहो उत्प्लावकता। ये क्या होती है? उत्प्लावकता, देखो अगर हम एक बर्तन में पानी भर लें, ठीक, और उसमें एक हम बोतल डाल दें, ये बोतल जैसे रखी हुई है, प्लास्टिक की बोतल है मान लो, ये इस बोतल को हम इस पानी में डाल दें तो क्या होगा, बताओ। सर वो ऊपर तैरेगी। पानी के ऊपर ये बोतल क्या होगी, तैरती रहेगी, तैरती रहेगी, तैरती रहेगी ना। इसको तुम उंगली से, हाथ से कस के डुबो के नीचे तक यहाँ पे लाके टिका दो और हाथ हटा लो, क्या होगा, तो फिर ऊपर आ जाएगी वो, है बताओ। सर फिर ऊपर आ जाएगी सर। फिर ऊपर आ जाएगी कि नहीं? यस सर। जी सर। और कोई बताओ, आएगी कि नहीं? अगर तुमने इसको कस के दबा दिया हाथ से, नीचे तो पेंदी तक लाके छोड़ दिया, हाथ हटा लिया अपना, तो क्या होगा, ये फिर से ऊपर आ जाएगी। जी सर। अच्छा, अब इसी बोतल के बगल में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो, छोटा सा, सर वो नीचे चला जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, पत्थर नीचे चला जाएगा, पत्थर नीचे चला जाएगा, और बोतल जो है ये ऊपर तैरती रहेगी। बोतल बड़ी है, पत्थर छोटा है, तो ऐसा क्यों हुआ जी? पत्थर भारी है, पत्थर ठोस है सर। हाँ, ठोस है। गैस भी होती है। अच्छा, दूसरा प्रयोग, तुमने कभी कुएं से किसी ने पानी भरा है? नहीं सर। कुएं से कभी किसी ने पानी भरा है? नहीं भरा है। तो हम बताते तुम्हें क्या होता है। कुएं पे जब हम पानी बाल्टी रस्सी से डुबोते हैं, जब बाल्टी धीरे धीरे अंदर जाती है, कुएं पानी की सतह पर पहुंचती है, फिर पानी में डूब जाती है, पानी उसमें भर जाता है, तो जब तक वो बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब तक वो बाल्टी क्या होती है, हमको हल्की लगती है। और जब हम खींचना शुरू करते हैं तो जैसे ही वो पानी से ऊपर निकलती है, पानी की सतह से ऊपर निकलती है, बाल्टी भारी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब कुएं से तुम लोगों ने पानी भरा नहीं तो ये नहीं समझ पाओगे ठीक से। अच्छा, दूसरी बात समझो, तुम छत पे खड़े हो, नीचे तुमने बाल्टी में मोरंग भर के रखी हुई है, ये पानी ही भर के रखा हुआ है मान लो, तुम ऐसे ही बाल्टी को खींचोगे तो तुम्हें बाल्टी भारी लगेगी ना? जी सर। नीचे बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तुम कुएं में ना जाओ, तुम अपनी छत पे खड़े हो जाओ और नीचे जमीन पे, सड़क पे बाल्टी भर के रख दो, रस्सी से उसको बांध करके खींचो ऊपर, तो क्या होगा, बाल्टी तुम्हें भारी लगेगी, ठीक। लेकिन अगर कोई नीचे से तुम्हारी बाल्टी को उठा दे, और जब तक उसका हाथ जहां तक पहुंचे तब तक वो उठाता रहे, तब तक तुम ऊपर खींचोगे तो क्या होगा, हल्की लगेगी सर। हल्की लगेगी। क्यों? तुम तो ऊपर खींच रहे हो, साथ ही नीचे से भी कोई क्या कर रहा है, दबाव ताकत लगा रहा है, नीचे से भी उसको उठा रहा है ऊपर की ओर। तो इसलिए क्या हो रहा है, तुमको बाल्टी हल्की लग रही है। ये बात समझ में आई? ये तो अनुभव कर सकते हो, क्या होगा, कभी हो सकता है। जी सर, जी। अगर कोई नीचे से कोई सहारा लगा देगा, नीचे से कोई सहारा लगा दे उस बाल्टी में, तो क्या होगा, तुम आसानी से ऊपर खींच लोगे, तुमको ताकत ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी।
यानी ताकत ज्यादा क्यों नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि बाल्टी तुमको हल्की लगेगी, तुम आसानी से खींच लोगे उसको ऊपर। लेकिन अगर नीचे से कोई ना ऊपर की ओर धक्का दे तब वही बाल्टी तुमको भारी लगेगी, तुमको खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना। जी सर। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर बल लगा दिया जाए अगर, तो क्या होगा, उसका भार कम हो जाता है, या यूं कहें कि वो हमको हल्की लगने लगती है, उसका वजन जो होता है वो हल्का हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर ये जो बोतल तैर रही है, इसका भार क्या है, कम है। तो और नीचे से क्या हो रहा है, पानी जो हो रहा है उस पर बल लगा रहा है। पानी जो क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बल लगा रहा है, इसी वजह से बोतल जो है पानी के ऊपर तैर रही है। तुमने क्या किया, जबरदस्ती ऊपर से ताकत लगाकर इसको तेनी तक ले आए और छोड़ दिया। तो जैसे ही, जब तक तुम हाथ लगाए रहोगे अपना, तब तक वो बोतल ऊपर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही तुम अपना हाथ हटाओगे, बोतल फिर एकदम से ऊपर आए। तो बोतल एकदम से ऊपर क्यों आ गई, क्योंकि पानी ने उसको ऊपर ढकेल दिया। पानी ने इसको क्या किया, ऊपर की ओर ढकेल दिया। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाता है या नदी में गिर जाता है, मान लो, तो क्या होता है, पहले वो नीचे गहराई तक जाता है, फिर झटके के साथ एकदम से ऊपर आता है। होता है कि नहीं जी? ऐसा कभी सुना है या देखा है कहीं? कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा हो तो क्या होगा, डूबेगा, फिर उसके बाद झटके से क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा एक बार। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पानी जो होगा वो नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाएगा। तो इसी स्थिति को कहते हैं उत्प्लावन। और ये जो बल लग रहा है ऊपर की ओर, इस बल को कहते हैं हम उत्प्लावन बल। ये बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। यानी ये पानी क्या कर रहा है, जो भी वस्तु पानी में डाली जाएगी, पानी क्या करेगा, उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल समझ में आई बात? उत्प्लावन बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो या किसी तरल में डुबोते हैं, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। इस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। अब क्या बात है कि ये बोतल तो तैरती रही, लेकिन ये पत्थर का टुकड़ा डूब गया। बल तो इस पर भी लग रहा होगा जी, बल तो इस पर भी लग रहा होगा, लेकिन ये बोतल तैर रही है और ये पत्थर का टुकड़ा डूब गया। इसका क्या कारण होगा? बल तो दोनों पर लग रहा होगा ऊपर की ओर, तो पत्थर का टुकड़ा क्यों नहीं तैर रहा है? अब तुम यहां पर देखोगे कि पत्थर का टुकड़ा हो या बोतल हो, इसका कुछ भार भी होगा, कुछ भार होगा ना? जी सर। कुछ ना कुछ तो भार होगा। उस भार की दिशा किधर होती है? नहीं, भार होगा यहाँ पर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में है ना, वो पृथ्वी पर हो तो वहां पर क्या होगा, भार होगा। तो भार जो होगा, द्रव्यमान सहित द्रव्यमान को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींच रही होगी, यही तो उसका भार कहलाता है। तो पृथ्वी किधर की ओर खींच रही है? नीचे की ओर। तो भार की दिशा क्या होती है? भार क्या है? भार भी एक प्रकार का बल है ना। हमने तुमको बताया कि भार क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है जो नीचे की ओर लगता है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है जो नीचे की ओर लगता है। यानी पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उस बल को हम भार कहते हैं, वही वस्तु का भार कहलाता है। तो यहां पर इस बोतल का भी कुछ भार होगा और इस पत्थर का भी कुछ भार होगा, और जो इसको नीचे की ओर जाने की कोशिश कराएगा, क्योंकि भार क्या होगा, सदैव नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। भाई ये चौक हमने गिराई तो नीचे गिर गई, क्यों गिर गई? क्योंकि इसका भार था उसको नीचे ले जा रहा था। ये ऊपर क्यों नहीं आई, नीचे ही क्यों गई? क्योंकि पृथ्वी उसको ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींच रही है, तो यही तो इसका भार हुआ। यानी अपने भार की वजह से ये तो नीचे जाना चाहेगी, लेकिन नीचे से भी एक बल लग रहा है जो उसको नीचे नहीं जाने दे रहा है। यानी इस समय इस वस्तु के ऊपर दो बल लग रहे हैं। इस समय क्या है, इस वस्तु के ऊपर दो बल लग रहे हैं। एक बल वो है जो उसको भार के कारण वो नीचे जाना चाह रही है, ठीक। ये कौन सा बल है जो नीचे की ओर उसको ढकेल रहा है? वो है भार, उसका भार है, जिसके कारण वो वस्तु नीचे जाना चाहेगी। लेकिन पानी का जो उत्प्लावन बल लग रहा है, ये इसको ऊपर की ओर ढकेल रहा है। यानी इस समय जब तुमने किसी बोतल को पानी में डाल दिया, तो उस पर कितने बल लग रहे हैं? दो बल लग रहे हैं। अब एक बल नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, एक बल ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। अब बताओ ये बेचारी वस्तु कहां जाए, कहां जाएगी?
अब ये वस्तु कहां जाएगी ये कैसे पता चलेगा? जब किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हैं विपरीत दिशाओं में, तो वो वस्तु किधर की ओर गति करेगी ये कैसे पता चलेगा? तुम पढ़ चुके हो इस चीज को जी। वो वहीं स्थित भाई। अगर एक दरवाजे को एक जने बाहर से धक्का, एक व्यक्ति बाहर से अंदर की ओर धक्का दे, एक व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर धक्का दे, तो दरवाजा खुलेगा या बंद हो गया किस बात पर निर्भर करेगा? सब उसी बल जगह पर। रहेगा। किसके बल पर? भाई मान लो एक दरवाजे पर तुम धक्का दे रहे हो अंदर से बाहर की ओर, उसको दरवाजे को बंद करना चाह रहे हो। बाहर वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? तुम्हारा भैया जो है वो बाहर से अंदर की ओर धक्का दे रहा है, तो दरवाजा खुलेगा या बंद होगा ये किस पर निर्भर करेगा? सर जी जिस तरफ से बल ज्यादा लगेगा, बल पर। जिसकी तरफ से बल ज्यादा लगेगा। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी समझो ना इस चीज को कि जब एक बल नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, एक बल ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, दो बल लग रहे हैं, तो वस्तु क्या करेगी? डूबेगी या तैरेगी ये किस बात पर निर्भर करेगा कि इन दोनों में से कौन सा बल ज्यादा है? ज्यादा। अगर नीचे से ऊपर वाला बल ज्यादा होगा तो वस्तु फिर ऊपर ही रहेगी, और अगर ऊपर से नीचे यानी भार उसका ज्यादा होगा तो जी वस्तु नीचे डूब जाएगी। नीचे की जाएगी। भाई तुमने ताकत लगा के उसको डुबोया, इसका मतलब तुमने उसको उस पर वजन रखा कुछ ना, उस पर बल लगाया ना, जी। उसका बल बढ़ा दिया ना उसका। भाई भार भी एक प्रकार का बल है, ये कम पड़ रहा है तभी वो तैर रही है। तुमने क्या किया? उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, धक्का देकर, दबाव दे करके उसको दबा करके क्या किया? उसका भार बढ़ा दिया, उसको ताकत और दे दी थोड़ी अलग से, तो बोतल अंदर चली गई। लेकिन जैसे तुमने अपनी ताकत हटाई, बोतल फिर पहले जैसी हो गई, तो क्या होगा? अब नीचे वाला बल ज्यादा हो गया, फिर तो उसने क्या किया? उसको ऊपर की ओर ढकेल दिया, फिर वापस। तो ये बोतल कहां गई? फिर से वापस ऊपर आ गई। यानी बोतल अंदर क्यों, अंदर बोतल क्यों गई थी? क्योंकि तुमने उसको अलग से ज्यादा बल दे दिया था। यानी तब उस स्थिति में क्या हुआ? ऊपर से नीचे वाला बल ज्यादा हो गया था, पानी का बल कम पड़ गया था, इस वजह से बोतल अंदर चली गई थी। और जैसे ही तुमने अपना सपोर्ट हटाया, बोतल का भार जो है कम पड़ गया, यानी बल जो है वो कम पड़ गया, पानी का बल ज्यादा हो गया, तो पानी ने फिर उसको ऊपर ढकेल दिया। ये बात समझ में आई? यानी कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी या डूब जाएगी ये किस बात पर निर्भर करेगा कि इस पर लगने वाले इन दोनों बलों में से कौन सा बल ज्यादा है। अगर उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो वस्तु ऊपर तैरेगी, और अगर उसका भार ज्यादा होगा तो वस्तु नीचे पानी में डूब जाएगी। ये बात समझ में आ गई? अब नहीं सर। पार्थ समझ में आया? यस सर। तो जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में या किसी तरल में डुबोते हैं तो क्या होता है? उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल जो उसको एक बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है? द्रव के द्वारा या उस तरल के द्वारा लगाया जाता है, वो नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। दूसरा बल उस वस्तु के द्वारा, उसका वस्तु का भार के कारण जो बल लगता है उस पर, यानी उसका भार होता है वो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करता है। तो वस्तु का भार जो है उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और जो द्रव है या जो तरल है वो उसको ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो अब इन दोनों का जो परिणाम होगा उस पर निर्भर करेगा कि वस्तु या तो डूबेगी या तैरेगी। अब वो परिणाम क्या हो सकता है? या तो ऊपर से नीचे वाला यानी उसका भार ज्यादा हो जाए, उत्प्लावन बल कम पड़ जाए तो वस्तु डूब जाएगी, और अगर उत्प्लावन बल ज्यादा हो गया, भार कम पड़ गया, तो वस्तु पानी में तैरती रहेगी ऊपर। अब पत्थर के साथ क्या हुआ? यहां पर पत्थर में क्या हुआ कि यहां पर इसका भार ज्यादा हो गया और इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल कम पड़ गया, इसकी वजह से ये पत्थर डूब गया। अभी आगे बताएंगे कि इसका भार कम क्यों रह गया, इसका पत्थर का भार ज्यादा क्यों हो गया, या यूं कहें कि इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल कम क्यों पड़ गया और इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल ज्यादा क्यों होगा, ये अभी आगे बताते हैं। यानी कोई वस्तु पानी में डूबेगी या किसी तरल में डूबेगी या तैरेगी ये किस बात पर निर्भर करेगा कि इन दोनों बलों में से कौन सा बल ज्यादा है। इस पर निर्भर करेगा कि वो या तो डूबेगी या तैरेगी। ये बात समझ में आ गई? बताओ। जब नीचे से ऊपर वाला बल ज्यादा होगा यानी उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो वस्तु तैरती रहेगी। जब उसका भार ज्यादा पड़ जाएगा तो वस्तु क्या होगी? नीचे डूब जाएगी। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई।
कि जब भी दो बल किसी वस्तु पर कार्य करेंगे तो कौन सा बल प्रभावी होगा, जो ज्यादा होगा, तो उसी के हिसाब से उसमें काम होगा। जो बल ज्यादा होगा उसी बल की दिशा में काम होगा। तो अगर ऊपर से नीचे वाला बल ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु नीचे चली जाएगी, नीचे से ऊपर वाला बल ज्यादा लगेगा तो ऊपर वस्तु आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाता है उत्प्लावन बल या वस्तुओं का तैरना कहलाता है। तो वस्तु कोई कब तैरेगी, जब उत्प्लावन बल जो होगा वो वस्तु के भार से कम होगा। और अगर ज्यादा बराबर हो गया तब क्या होगा, एक स्थिति ये भी तो हो सकती है भाई, जैसे ये अभी बनाया था, ये पानी भरा हुआ है या द्रव भरा हुआ है, कोई इसमें हमने कोई मान लो कोई लकड़ी का गुटका ही डाल दिया है, तो अब एक नीचे से ऊपर की ओर बल लग रहा है और भार इसका ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। तो तीन स्थितियां हो सकती है ना, या तो इसका भार ज्यादा हो उत्प्लावन बल से, उत्प्लावन बल भार यानी भार इज ग्रेटर देन उत्प्लावन बल, यानी भार ज्यादा है उत्प्लावन बल कम है, तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। ठीक, ये तुमने समझ लिया अच्छी तरीके से, समझ गए ना। अगर भार ज्यादा होगा उत्प्लावन बल कम होगा तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। इसका उल्टा क्या होगा, यानी भार जो होगा अगर कम होगा उत्प्लावन बल से तब क्या होगा, जी डूबेगी नहीं, तो तैरेगी, सतह पर तैरेगी, सतह के ऊपर तैरेगी। अब तीसरी स्थिति एक और भी तो हो सकती है यहां पर, मान लो दोनों बराबर हो गए तब क्या होगा, तब क्या होगा, हाँ तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा यहाँ पर, वस्तु में वस्तु कहां रहेगी फिर ये बताओ, भार बराबर उत्प्लावन बल, बीच में, तो ये कहां जाएगी, भार बराबर उत्प्लावन बल। देखो एक स्थिति में तो वस्तु पानी के ऊपर है, यानी जब ये वाला बल ज्यादा है, ये वाला नीचे से ऊपर वाला बल ज्यादा हो गया तो वस्तु यहां तैर रही है, ऊपर वाला बल ज्यादा होगा तो वस्तु नीचे पेंदी में आ जाएगी। ठीक, तीसरी स्थिति में क्या होगा, तीसरी स्थिति में यह होगा कि वस्तु पानी में तो डूब जाएगी पूरी, लेकिन सतह के ऊपर तैरती रहेगी, यानी पानी के अंदर डूबती हुई तैरेगी, सतह के नीचे तैरेगी। आई बात समझ में, ये वस्तु है तो ये वस्तु ऐसे तैरेगी। जब उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो ऐसे तैरेगी, यानी पानी के बाहर निकली रहेगी और सतह के ऊपर तैरेगी। और जब बराबर होगा तो सतह वस्तु पानी के अंदर पूरी डूब जाएगी लेकिन सतह के बराबर होकर के तैरेगी। आई बात समझ में। तो जो तीसरी स्थिति है इसमें क्या होगा, वस्तु पानी के भीतर पूरी डूबी हुई सतह के नीचे तैरती रहेगी, इसमें सतह के ऊपर तैरेगी, इसमें सतह के नीचे तैरेगी। ये पानी की सतह है, ये लाइन क्या है, ये पानी का लेवल है, तो इस पानी की सतह के ऊपर तैरेगी कब, जब उत्प्लावन बल ज्यादा होगा। पानी की सतह के नीचे तैरेगी डूबी हुई कब, जब दोनों बराबर होंगे। और जब पेंदी में कब आ जाएगी, जब उत्प्लावन बल कम हो जाएगा और भार उसका ज्यादा होगा तब वो उसकी पेंदी में आ जाएगी। तो आई बात समझ में। तो ये तीन स्थितियां हैं, इनको कहते हैं हम प्लवन के नियम। ये क्या कहलाते हैं, प्लवन। प्लवन माने होता है तैरना, प्लवन माने तैरना, प्लवन का अर्थ होता है किसी चीज का तैरना, फ्लोट करना। स्विमिंग नहीं, स्विमिंग तो अपने प्रयासों से हम करते हैं। यहां पर कोई वस्तु जो अपने आप तैर रही होती है तो उसको कहते हैं प्लवन, यानी तैरना, फ्लोटिंग, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोटिंग। तो तैरने के नियम क्या होते हैं, वो ये होते हैं, अगर भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाती है, भार अगर उत्प्लावन बल से कम है तो सतह के ऊपर तैरती है, भार अगर उत्प्लावन बल के बराबर है तो सतह के नीचे डूबी हुई तैरती है। तो ये तीन स्थितियां होती हैं, इनको कहते हैं प्लवन के नियम। तो ये समझ में आया। हाँ, अब इसके बाद बात आती है आर्किमिडीज के सिद्धांत की। ये नाम सुना है कभी, सुना होगा 8वें में। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। अब कोई वस्तु किसी द्रव में तैर रही है, इसका मतलब उसका वजन जो है वो कम होता है। हमने बताया तो जब तक पानी के भीतर डूबी रहती है तब तक वो हल्की लगती है, इसका मतलब उसका वजन क्या होता है, उसका भार कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, उत्प्लावन बल के कारण, क्योंकि उत्प्लावन बल जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर उसको पुश करता रहता है, तो जिसकी वजह से वो हल्की लगती है। हल्की हो नहीं जाती है लेकिन तुमको हल्की महसूस होती है, उसका भार कम नहीं हो जाता है, लेकिन नीचे से जो धक्का लगता है ऊपर की ओर तो इसकी वजह से तुम्हें उसका भार कम महसूस होता है।
उसका भार तो उतना ही रहेगा, भार थोड़ी कम हो जाएगा, भार थोड़ी कम हो जाएगा उसका, लेकिन वो किसी परिस्थितियों के कारण तुम्हें वो भार कम लगता है, महसूस होता है, यानी भार में तुम्हें कमी महसूस होती है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही बताता है कि किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसके भार में कितनी कमी आएगी और कैसे कमी आएगी, ये बताता है। क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है ऊपर की ओर, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, और यह उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब यह है कि जब जैसे बर्तन में हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा डाला, ठीक, अब ये लकड़ी का टुकड़ा मान लो यहां पर बीच में अटका है, तो अब जब जैसे यहां पर बीच में है तो इस लकड़ी के टुकड़े का जो आकार होगा, इस आकार की वजह से इसका कुछ आयतन भी होगा, कुछ जगह घेरेगा। तो जब ये जितनी जगह घेरेगा उतना पानी ऊपर क्या होगा, बढ़ जाएगा, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा कि नहीं, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। मान लो इतना पानी ऊपर बढ़ गया तो इतने पानी का जो वजन होगा, जितना पानी ऊपर बढ़ गया इतने पानी का जो वजन होगा उतनी ही इसके भार में कमी आ जाएगी, उतनी ही इसके भार में कमी आएगी। यानी अगर ये मान लो अगर ये 10 किलो का टुकड़ा था मान लें हम, या 10 ग्राम का मान लें, 10 ग्राम का टुकड़ा था ये मान लो लकड़ी का, इसको हमने पानी में डुबाया तो ये जो ऊपर जो पानी इतना बढ़ गया है, इस पानी का वजन है 2 ग्राम। इस पानी का भार कितना है, आयतन नहीं भार, इसका भार है 2 ग्राम। तो इस पानी के भीतर जब डूबा होगा तो इसके भार में कितनी कमी आएगी, 2 ग्राम की। यानी पानी के भीतर ये हमको कितने ग्राम का लगेगा, 8 ग्राम का, 8 ग्राम का लगेगा। यानी जब हवा में इसको तौलेंगे तो इसको इसका वजन होगा 10 ग्राम, जब इसको पानी में डुबो के तौलेंगे तो इसका वजन आता है 8 ग्राम। तो इसका मतलब इसमें कमी कितनी आई, 2 की, बता दिया हमने इसको, तो 2 की कमी आई। तो ये 2 किसके बराबर होगा, जितना पानी ये बढ़ गया ऊपर, इस बढ़े हुए पानी के बराबर होगा ये। और जितने इसके भार में कमी आएगी, जितने इसके भार में कमी आएगी उतना ही इस पर क्या होगा, उत्प्लावन बल लगेगा। जितनी इसके भार में कमी आएगी, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही बताता है कि उसके भार में जो कमी आएगी वो कमी उस पर लगे हुए उत्प्लावन बल के बराबर होगी। यानी जितनी कमी आएगी उस पर उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा। आई बात समझ में? तो ये जो बाहर निकला है जो जलीय, इसका भार पर निर्भर करेगा कि उसमें कितनी कमी आएगी। यानी जितना जल वो विस्थापित करेगी, हटाएगी, जितना जल वो हटाएगी वो वस्तु, उस हटाए हुए जल का जो भार होगा उतना ही उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल होगा। ठीक है। इसके लिए प्रयोग हम ऐसे भी करते हैं कि जैसे एक बर्तन लेते हैं जो इस तरह के आकार का बना हो, इसमें टोंटी लगी हो इस तरीके से तिरछी, ठीक, थोड़ा और चौड़ा बना देते हैं ऐसे करके, और इसमें हम पानी यहां तक भर लें, क्योंकि और ज्यादा पानी भरेंगे तो यहां से बहने लगेगा, फिर वो बहने लगेगा ना। यानी इसको हम बिल्कुल लबालब यहां तक बिल्कुल नाक तक इसकी पानी भर लेते हैं, नोक तक एकदम, ठीक। अब क्या करते हैं, एक कमानीदार तुला लेते हैं, स्प्रिंग वाली तुला लेते हैं, तुमने देखी होगी, उसमें एक हुक लगा होता है। उस हुक से हम क्या करते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा बांध करके लटका लेते हैं, एक लंगर लटका देते हैं, और इसको हवा में तोलते हैं। मान लो इसकी सुई जो है यहाँ पर है, क्योंकि जब इस पत्थर लटकाओगे तो क्या होगा, खींच जाएगी स्प्रिंग इसकी, तो इसका जो संकेतक इसमें सुई लगी होगी वो खिसक के नीचे आ जाएगी। तो मान लो यहाँ पर आया इसका 10 ग्राम, ठीक, या 10 न्यूटन कह सकते हो इसको, न्यूटन, 10 न्यूटन इसका आया भार, ठीक, क्योंकि भार होगा, ये हवा में तोल रहे हैं तो ये भार कहलाएगा। इसका भार कितना आया यहाँ पर, 10 न्यूटन, ठीक। अब हमने इस पूरे सेट को यहाँ पर ऊपर पकड़ने के लिए हुक लगा होता है, इसको यहां से पकड़ के लाए और इसको इसके भीतर हमने डुबो दिया। अब कहाँ हो गया ये गुटका, कहाँ आ गया, इसके भीतर आ गया, ठीक। और बाहर ये क्या है, ये तुम्हारा वही तुला है ये। अब हमने क्या किया, इसको उठा करके इसमें डुबो दिया। तो जब हम इसको इसके भीतर डुबोएंगे तो क्या होगा, इधर एक बर्तन रखना पड़ेगा। जब हम इसको डुबोएंगे तो क्या होगा जी, पानी का लेवल बढ़ेगा। हाँ, ये जितनी जगह घेरेगी उतना पानी ऊपर बढ़ेगा, ऊपर जगह मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ से खुला हुआ है तो टोटी लगी हुई, तो क्या होगा, पानी निकल करके इसमें भर जाएगा यहाँ आकर के। जितनी जगह ये घेरेगी, इसका आयतन जितना होगा उतना पानी जो होगा यहाँ से निकल करके इसमें, इस बर्तन में आ जाएगा, बर्तन में आ जाएगा, ठीक जी। अब अगर हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका वजन आया 8 ग्राम या 8 न्यूटन, ठीक, ग्राम नहीं कहो, न्यूटन कहो।
इसका वजन कितना आया 8 न्यूटन। बाहर हवा में कितना वजन, इसका वजन था, भार था 10 न्यूटन। पानी में डुबो दिया तो इसका भार कितना हो गया 8 न्यूटन। तो सीधे से बात है कि तुमको दिख रहा है कि इसमें भार क्या हुआ, कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि पानी ने ऊपर की ओर बल लगाया, जिसकी वजह से इसका भार, पानी ने क्या किया, ऊपर की ओर एक बल लगाया, जिसकी वजह से इसका भार जो था वो कम हो गया। ठीक, 2 न्यूटन कम हो गया। अब ये पानी ने कितना बल लगाया इसके ऊपर, ये किस पर निर्भर करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस वस्तु का आकार कितना बड़ा था और इस आकार की वजह से इसने कितना पानी हटाया। जितना पानी निकल के बाहर आएगा, इस पानी को अगर हम तौलेंगे तो इसका भार कितना होगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का। अगर इस पानी को तौलेंगे तो इसका भार कितना आएगा 2 न्यूटन। अब देखो यहां पर बाहर कितना था, ये 10 न्यूटन था, बाहर इसका भार कितना था 10 न्यूटन। पानी में डुबो दिया, इसका भार कितना आया 8। पानी में इसको डुबो दिया, कितना आया इसका भार 8 न्यूटन। कितनी कमी आई 2 न्यूटन की। कितनी कमी आई 2 न्यूटन की। इसका मतलब हुआ कि जो बाहर ये पानी निकला है इसका भार कितना होना चाहिए 2 न्यूटन होना चाहिए। जब हम तौलते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये 2 न्यूटन ही निकलता है जी। तो इसका मतलब हुआ कि जितना ये पानी का भार है उतना ही बल यहां से लग रहा है, यानी इसके ऊपर बल कितना लग रहा है 2 न्यूटन का बल लग रहा है ऊपर की ओर। तो ये 2 न्यूटन क्या हुआ, उत्प्लावन बल हुआ। उत्प्लावन बल। तो कुछ बात समझ में आई, बताओ। यस सर, समझ में आई। जितना पानी बाहर निकलेगा या जितना पानी ये वस्तु हटाएगी, उस हटाए हुए पानी का जो भार होगा उतना ही बल इस पर नीचे से ऊपर की ओर लगेगा और उतनी ही यहां पर कमी आ जाएगी जी। बाहर जो पानी निकला है निकल के आया, जितना पानी विस्थापित हुआ है, जितना पानी हटाया इस वस्तु ने उतना पानी बाहर निकल आया। इस पानी का भार कितना है 2 न्यूटन। तो इस पर लगने वाला बल जो होगा, उत्प्लावन बल होगा, कितना होगा 2 न्यूटन ही होगा और उतनी ही इसके भार में कमी आ जाएगी। यहां पर आई बात समझ में। तो यहां इस प्रयोग से तुम्हें क्या समझ में आया कि कोई वस्तु जब जल में डूबती है तो वो जितना पानी हटाती है उतना ही ज्यादा उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। अगर ये पानी 5 न्यूटन हटा दिया इसने तो यहां पर बल कितना लगेगा 5 न्यूटन लगेगा। तब इसमें कमी कितनी आएगी 5 की कमी आ जाएगी, तब इसका वजन 5 रह जाएगा, 10 से 5 रह जाएगा। यानी कोई वस्तु जितना ज्यादा से ज्यादा पानी हटाएगी उस पर बल उतना ज्यादा से ज्यादा लगेगा। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करेगा, उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा पानी हटाएगी उतना ही ज्यादा उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा और उतना ही ज्यादा उसका वजन कम हो जाएगा। बात समझ में आई। कोई वस्तु का वजन पानी में कितना कम होगा ये किस बात पर निर्भर करेगा कि उसने कितना पानी हटाया। अगर इसी वस्तु का आकार हम बड़ा कर दें, अगर इस वस्तु का आकार हम बढ़ा दें, पूरा इतनी बड़ी वस्तु कोई लाएं, तो उस पर इसी पानी में उस पर ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पानी हटाएगी। अब ये 5 न्यूटन पानी हटाएगी तो इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या होगा 5 न्यूटन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये वस्तु और बड़ी हम कर देंगे, इस वस्तु को हम और बड़ी कर दें तो यहाँ 6 न्यूटन होगा। मान लो पानी इसने निकाल दिया तो यहाँ पर बल कितना लगेगा 6 न्यूटन लगेगा। यानी कोई वस्तु जितना ज्यादा से ज्यादा पानी हटाएगी उतना ही ज्यादा उसके ऊपर उत्प्लावन बल कार्य करेगा और वो उतनी ही हल्की हो जाएगी। पानी में उसका वजन उतना ही कम हो जाएगा। वो वस्तु पानी में उतनी ही ज्यादा हल्की लगेगी, क्योंकि जितना वजन कम होगा उतनी ज्यादा हल्की लगेगी। तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को हम किसी द्रव या तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से, पूर्णतः का मतलब पूरी डुबो दी, जैसे पूरी डुबो दी, आंशिक का मतलब हुआ कि मान लो यहां पर हमने वस्तु को इतना ही डुबोया, वस्तु का इतना हिस्सा पानी उठा, इतना हिस्सा बाहर ही रहने दिया, तो जितना भी हिस्सा हम डुबोएंगे उतना हिस्सा कुछ ना कुछ तो पानी हटाएगा जी। जितना भी हिस्सा पानी में डूबेगा उतना हिस्सा कुछ ना कुछ पानी हटाएगा। तो जितना पानी हटाएगा उतना ही उस पर उत्प्लावन बल लगेगा, तो उसी हिसाब से उसका वजन कम महसूस होगा। हम जितनी ज्यादा डुबोते जाएंगे उतनी ज्यादा हल्की होती जाएगी। पूरी डूब जाएगी तब फिर जब पूरी डूब जाएगी तो उससे ज्यादा पानी तो हटाएगी नहीं वो, तब उस पर मैक्सिमम उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा, अधिकतम उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा। तो कोई वस्तु, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या समझ में आया कि जब किसी वस्तु को हम किसी तरल में या किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उस पर एक ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है। यह बल उस वस्तु के द्वारा हटाए गए या विस्थापित किए गए पानी के भार के या द्रव के भार के
बराबर होता है। जी आई बात समझ में? यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि उत्प्लावन बल बराबर होगा, उत्प्लावन बल बराबर होगा हटाए गए पानी का भार। हटाए गए पानी कह सकते हो या द्रव, कोई अन्य द्रव भी हो सकता है। पानी हटाए गए द्रव का भार। द्रव का मतलब सब जगह पानी नहीं होगा। द्रव का मतलब कोई भी द्रव हो सकता है, पानी हो सकता है, डीजल हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकती है, कुछ भी द्रव हो सकता है, कोई भी द्रव हो सकता है। यानी उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर कितना लगेगा, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर लगेगा। हाँ, उत्प्लावन बल बराबर होगा हटाए गए द्रव का भार। जितना भार, जितना ज्यादा से ज्यादा वो द्रव हटाएगी कोई वस्तु, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। आई बात समझ में? तो इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर ही हम फिर कई चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनकी हम बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमने बताया कि अब बोतल, जो बोतल की बात की थी हमने, तो वो बोतल जो है पानी के ऊपर क्यों तैर रही थी और पत्थर का टुकड़ा पानी में क्यों डूब गया, क्योंकि बोतल का आकार बड़ा था। आई बात समझ में? बोतल का आकार बड़ा था, पत्थर का आकार छोटा था। बोतल जब पानी में डुबोई जाएगी और मान लो जबरदस्ती तुमने डुबोया पानी में उसको हाथ से प्रेशर दे करके, तो क्या हुआ, बोतल ने ज्यादा पानी हटाया। बोतल का आकार बड़ा था, तो जब वो पानी में डूबेगी तो ज्यादा पानी हटाएगी, तो जितना ज्यादा पानी हटाएगी उस पर उत्प्लावन बल उतना ही ज्यादा लगेगा, तो इसलिए वो पानी में नहीं डूबेगी, इसलिए वो पानी में नहीं डूबेगी। और पत्थर का टुकड़ा आकार उसका छोटा होगा, छोटा होने के कारण वो ज्यादा पानी हटा नहीं पाएगा, तो ज्यादा पानी नहीं हटाएगा तो उस पर उत्प्लावन बल कम लगेगा। जब उत्प्लावन बल कम पड़ेगा, उसका भार ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। यानी कोई वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उस वस्तु का आकार कैसा है। अब एक कटोरी लेते हैं हम, एक कटोरी को एक बाल्टी में ऐसे डाल दो, धीरे से उसकी सतह पर रख दो, पानी की सतह पर बाल्टी पानी से भरी हो, एक कटोरी लो, उसके ऊपर रख दो, क्या होगा, कटोरी तैरती रहेगी जी, ठीक। और उसी के बगल में एक कील लो लोहे की, उसको डाल दो, तो क्या होगा, डूब जाएगी, कील डूब जाएगी। तो कटोरी इतनी बड़ी तैर रही है और कील इतनी छोटी सी और डूब गई, क्यों, दोनों का आकार अलग अलग है। क्या चीज अलग अलग है, दोनों का आकार। कटोरी का आकार ऐसा है कि उसने अपने भार से ज्यादा पानी हटा दिया। जब वो पानी में डूबेगी तो उसका आकार फैला होगा, तो जितना फैला होगा उतना ही ज्यादा पानी हटाएगी वो, तो जितना ज्यादा पानी हटाएगी उसके ऊपर उत्प्लावन बल उतना ही ज्यादा लगेगा, तो वो तैरती रहेगी। कील जो है उसका आकार ऐसा है कि वो ज्यादा पानी नहीं हटा पा रही है, तो जिसकी वजह से उस पर उत्प्लावन बल कम लगेगा और वो पानी में डूब जाएगी। आई बात समझ में? तो कोई वस्तु पानी में डूबे या तैरेगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि उसका आकार कैसा है। अगर वो वस्तु अपने भार से ज्यादा पानी हटा देती है तो वो वस्तु सतह के ऊपर तैरती रहेगी, हमेशा याद रखो। अगर कोई वस्तु अपने भार से ज्यादा पानी हटा देगी तो वो वस्तु जो होगी वो जल की सतह के ऊपर तैरती रहेगी, पानी के अंदर डूबेगी ही नहीं वो वस्तु। तुम डुबो दोगे वस्तु, वो फिर ऊपर आ जाएगी। क्यों? वो इतना ज्यादा पानी हटा रही है कि वो उस पर लगने वाला बल उतना ही ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे से लगने वाले बल के कारण नीचे जा ही नहीं पा रही। तो जितना ही ज्यादा पानी हटाएगी उतना ही ज्यादा उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा और वो वस्तु पानी में कभी नहीं डूबेगी। तो इसी सिद्धांत पर हमारी नाव चलती है, इसी सिद्धांत पर हमारे बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते हैं। इतने बड़े बड़े हजारों लाखों टन के जहाज होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। कैसे? अपने विशेष आकार के कारण, क्योंकि उनका आकार इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब वो पानी में डाले जाते हैं तो अपने वजन से ज्यादा पानी हटा देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर उत्प्लावन बल बहुत ज्यादा लगता है। उनके भार से, उनका जितना भार होगा उस भार से ज्यादा उत्प्लावन बल लग जाता है, जिसकी वजह से वो पानी पर तैरते रहते हैं। तो ये थ्योरी जो है तुम्हारी कि बड़े बड़े जहाज इतने बड़े बड़े होते हैं और समुद्र की सतह पर क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनका आकार ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो अपने भार से ज्यादा पानी हटा देते हैं जी। और कभी ये जहाज डूबते क्यों हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाज डूब जाते हैं, तो जब उनमें पानी भर जाता है, जब पानी भर जाएगा तो क्या होगा, उनका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब पानी का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी अब उस स्थिति में क्या होगा, उत्प्लावन बल कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमने तो जहाज के वजन के हिसाब से उसका डिजाइन बनाया था, लेकिन अब उसमें पानी भरेगा तो उसका वजन अब और ज्यादा बढ़ गया, तो अब उत्प्लावन बल कम पड़ जाएगा, तो वो जहाज फिर पानी में डूब जाएगा। अगर जहाज में पानी भरेगा तो वो जहाज पानी में डूब जाएगा,
लेकिन अगर जहाज में पानी ना भरे तो वो तैरता रहेगा, क्योंकि हमने उसको उस हिसाब से डिजाइन किया है कि उसमें हमने उसको डिजाइन किया बिना पानी भरे, बिना पानी भरे उसके भार के हिसाब से हमने उसको डिजाइन किया है। अब पानी भर के हमने उसका भार बढ़ा दिया तो नेचुरली वो डूब जाएगा, क्योंकि आपको प्लावन बल कम पड़ जाएगा, उतना ही होगा ना। तो इस वजह से बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं, और छोटी सी कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है। किस कारण से? अपने आकार के कारण। ये बात समझ में आ गई ना? आकार की वजह से वो उतना पानी नहीं हटा पाते हैं, जिससे उन पर उत्प्लावन बल उतना ज्यादा नहीं लग पाता है। और जो पदार्थ अपने आकार के कारण जो अपने वजन से ज्यादा पानी हटा देते हैं तो वो सतह पर तैरते रहते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो पदार्थ द्रव में डूब जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? आर्किमिडीज का सिद्धांत अच्छी तरह समझ में आ गया? जी सर। चलो फिर अब आज इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद फिर आगे अब कल पढ़ाएंगे।